वेलकम वाले स्टूडेंट। फार्म फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के छठे लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फार्म फाइनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत क्रेडिट के विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आज हम 3R प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पर थोड़ा विचार करेंगे। 3R जो सिद्धांत हैं वह कृषकों के ऋण लेने व ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच क्या क्या मध्यस्थता पर चर्चा होती है, इस पर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 3R में पहला है रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न प्रतिफल। प्रतिफल ऋण देने वाले संस्था एवं ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण की अधिक उपयोगिता को संतुलित और समुचित विश्लेषण करने हेतु इन आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जो पहला है रिटर्न प्रतिफल, यह सिद्धांत यह बताता है, रिटर्न जो प्रतिफल है यह प्रिंसिपल यह बताता है कि कृषक कृषि में जो राशि निवेश कर रहा है, कृषि में जो राशि निवेश करेगा, क्या वह ऋण के अलावा भी और उत्पादन प्राप्त करता है। अगर वह पशुपालन के सेक्टर में एक भैंस के लिए 40,000 रुपये का लोन बैंक द्वारा मांगता है, तो बैंक देखता है वहाँ पर कि क्या पशुपालक 40,000 रुपये का लोन लेगा, तो उसके पास भैंस ले रहा है, तो उसके पास मकान, पशु को रखने के लिए मकान है, कच्चा है या पक्का है, उसके चारे की क्या व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, तो वह देखेगा कि क्या भैंस से दुग्ध उत्पादन जो होगा उससे जो पैसा आएगा, क्या वह हमारे ऋण के पैसे को वापस करने में सक्षम है या नहीं। वह देखता है कि जो ऋण का पैसा है उसके अतिरिक्त उसकी आय और है या नहीं। यदि आय है तब तो संस्था को ऋण देना चाहिए, नहीं है तो उस पर आगे दूसरे नंबर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है रीपेमेंट कैपेसिटी, पुनर्भुगतान क्षमता। क्या कृषक के पास या पशुपालक के पास पुनर्भुगतान की क्षमता है या नहीं। इस सिद्धांत के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कृषक ऋण के किस्तों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। अगर वह 40,000 का ऋण लिया तो इसको किस्तों में उसे भुगतान करना होगा। मान लीजिए पहले वह 12,000 रुपये ब्याज सहित उसको जमा करना है, उसके बाद अपना 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 इस तरह से वह कर पा रहा है कि नहीं। जैसे ही किस्त बांध दिए जाते हैं तो वह ये भुगतान कर पा रहा है या नहीं, तो इसको अवश्य देखा जाता है। इसका फार्मूला है y बराबर मान लिया x1
x2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 डॉट डॉट डॉट। इसमें y क्या है? y एक अतिचर है या y जो है वह मूलधन एक तरह से मान लिया जाए। आश्रित चर y जो है आश्रित चर y बराबर आश्रित चर x1 to x4 यह x1 से x4 तक जो है मात्रात्मक कारक होते हैं। मात्रात्मक कारक तथा x5 से x7 तक x5 to x7 गुणात्मक कारक। गुणात्मक कारक x1 से x4 तक मात्रात्मक कारक होते हैं और x5 से x7 तक गुणात्मक कारक होते हैं। x1 यह पॉजिटिव होगा, x2 निगेटिव। ऐसे ही सभी का देखते हैं तो x1 सकल उत्पाद, x2 दैनिक कार्यों में खर्च, या सकल उत्पाद दैनिक कार्यों में खर्च। इस तरह से x3 यह भी माइनस होगा। अन्य जो घरेलू कार्यों में दैनिक कार्यों के अलावा भी कई खर्च होते हैं तो फैमिली कंजप्शन जैसे दैनिक कार्य हो गए, कुछ दैनिक कार्य जो अलग से होते हैं। यहाँ फैमिली कंजप्शन अर्थात पारिवारिक उपभोग, यह भी माइनस में होगा। सकल उत्पाद में से सब माइनस होंगे। सकल उत्पाद जो टोटल उत्पादन हो रहा है उसमें से x2 x3 ये सब क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। x4 अन्य ऋण का भुगतान, x4 यह भी माइनस जाएगा। अन्य ऋण का भुगतान, कोई कृषि या पशुपालन लोन के अलावा कोई अन्य ऋण लिया गया हो, जैसे सामाजिक कार्यों में लिया जाता है, शादी ब्याह मरण कार्यक्रम के लिए, तो उसमें भी कुछ ऋण लिए जाते हैं तो उसके लिए भी पैसा जमा करना होता है। तो ऐसे में क्या करना होगा कि उसको भी भरना होगा। तो कहाँ से भरा जाएगा? टोटल प्रोडक्शन में से जो टोटल प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, उसी में से सब खर्च निकलेंगे। दैनिक कार्यों का खर्च, पारिवारिक उपभोग का खर्च, अन्य ऋण का भुगतान के लिए ये सब निकलेगा। अब आते हैं गुणात्मक कारक में x5 साक्षरता
तथा प्रबंधकीय कौशल एवं नैतिक गुण। साक्षरता, प्रबंधकीय कौशल प्रबंधकीय कौशल यह जो है गुणात्मक कारक है। इसके अलावा X7 जो है नैतिकता, X7 नैतिकता, ये सब बैंक देखता है। जब तक इनको देखेगा नहीं, वो सकल उत्पाद देखेगा कितना है, सकल उत्पाद कितना हो रहा है। फिर उसके बाद X2 पर आएगा तो दैनिक कार्यों में कितना खर्च हो रहा है किसान का, वो देखेगा। X3 पारिवारिक उपभोग क्या है, वो देखेगा। फिर X4 अन्य ऋण का भुगतान करना है, किसी अन्य स्रोत से, संस्था से ऋण लिया गया है तो उसका भुगतान करना है, वो देखेगा। उसके बाद आएगा गुणात्मक में, गुणात्मक कारक जो है उसमें X5, X6 तथा X7 ये तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, ये तीनों पॉजिटिव होंगे, तीनों पॉजिटिव होंगे। साक्षरता, प्रबंधकीय कौशल, नैतिकता, इतना देखने के बाद बैंक, इतना देखने के बाद इन गुणों को देखती है, जो गुणात्मक कारक होते हैं उनको देखते हैं कि किसान साक्षर है कि नहीं। अगर वह साक्षर है तो वह विचार करेगा, अगर इसमें से 1-2 फेल होते हैं तो भी वह साक्षरता पर आकर विचार करने लगेगा। फिर साक्षरता देखने के बाद साक्षरता तथा X7 प्रबंधकीय कौशल देखेगा कि प्रबंधन करने में निपुण है या नहीं। किसान लोन ले रहा है तो वह इसका उपयोग ढंग से कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद आता है नैतिकता। नैतिकता आपका आचरण, व्यवहार इत्यादि ये सब देखता है। जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश में उसकी पूरी ज़मीन है लेकिन वह रहता है MP में, उसका घर है MP में, वहाँ पर वह कोई कार्य करता है। यहाँ पर उसका 10 एकड़ ज़मीन है तो वह बैंक में गया और बोला कि हमें ऋण चाहिए। वह अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है। फिर बैंक वाले उसका निवास का जब देखते हैं तो बताता है कि हम MP में रहते हैं, बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर आपका खाता NPA होता है तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। उत्तर प्रदेश में तो आप मिलेंगे नहीं, आप मध्य प्रदेश में मिलेंगे और वहाँ पर फिर हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। तो ऐसे में बैंक मना कर देता है तो आदमी बाहर निकलते वक्त प्रबंधक को, मैनेजर को गाली देते हुए बाहर निकलता है। तो ये होता है नैतिकता। अगर वह गाली दे दिया तो मैनेजर समझ गया कि इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। अगर वह मैनेजर क्या करते हैं, ऐसे में परीक्षा भी लेते हैं कि अगर हम इसको मना करके देखते हैं कि यह बाहर जाता है, क्योंकि बैंक वाले 2-3 बार इसीलिए दौड़ाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इसका आचरण कैसा है। तो अब वो तुरंत पहले ही बार में बाहर निकलते हुए गाली गलौज देने लगता है। वहाँ पर बैंक मैनेजर उसको क्रॉस कर देगा, कैंसिल कर देगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कर देगा कि हम लोन पास नहीं करेंगे, क्योंकि यह बैंक के स्वविवेक पर आश्रित होता है लोन देना। इसके अलावा तीसरा आपका है रिस्क बियरिंग एबिलिटी। तीसरा है रिस्क बियरिंग एबिलिटी।
जोखिम वहन करने की क्षमता, जोखिम वहन करने की क्षमता, यह दोनों रिटर्न और रीपेमेंट कैपेसिटी देखने के बाद तीसरा आता है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता। यह सिद्धांत क्या बताता है कि अगर किसान लोन ले रहा है तो उसके पास जोखिम वहन करने की क्षमता है या नहीं। अगर जोखिम वहन करने की क्षमता है तब तो उसको ऋण मिलना चाहिए, या किसान को ऋण मिलना चाहिए और बैंक को ऋण देना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि धान की फसल किसान लगाया है केसीसी का ऋण लेकर, और केसीसी में बीमा भी होता है, तो केसीसी का ऋण लेकर वह धान की फसल लगाया है, लेकिन बारिश के कारण धान जैसे ही परिपक्वता की अवस्था में बालियां निकल जाती हैं और बाली में जो दाने होते हैं वह ठोस होने लगते हैं, ठोस होने से पहले ही वह धान की फसल खेत में गिर जाती है बारिश के कारण, हवा के कारण, तो उसमें जो दाने होंगे वह नष्ट हो जाएंगे, दाने ठोस नहीं होंगे, वह मर जाएंगे, जिसे कहते हैं पहिया हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया, वहाँ पर जोखिम हो गया। तो किसान को यह जोखिम सहन करने की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं, अगर धान से हम नहीं दे पाए हैं तो किसी अन्य फसल से हम बैंक का ऋण देंगे। केसीसी का ऋण एक फसली होता है 6 माही, तो 6 महीने में उसको भरना होता है। तो अगर धान की फसल खराब हुई तो दूसरी फसल से जो उत्पाद आएगा, पैसे आएंगे, उसको वह भरने की क्षमता होनी चाहिए। तो और यहाँ पर जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी भी वापस देने के लिए इच्छुक हो तो वहाँ पर बैंक क्या करता है, ऋण पास कर देता है। जोखिम के जो प्रकार होते हैं वह उत्पादन जोखिम, टेक्नोलॉजिकल जोखिम तथा नेचुरल रिस्क। जोखिम के प्रकार पहला प्रोडक्शन रिस्क, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क तथा तीसरा नेचुरल रिस्क। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोडक्शन रिस्क, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर रिस्क होता है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कोई दवा वगैरह का छिड़काव हो गया, वहाँ पर रिस्क होता है कि उससे फसल खराब हो जाती है। नेचुरल रिस्क, बाढ़ आ जाना, बारिश ज़्यादा हो जाना, या हवाएं तेज हो जाती हैं, तो पुष्पन अवस्था में जब फसलें होती हैं तो पुष्प गिर जाते हैं, तो वहाँ पर नेचुरल रिस्क हो जाएगा। या जंगली जो जानवर हैं वह फसल को खराब कर दें तो वहाँ पर नेचुरल रिस्क हो जाएगा। अगली कड़ी में मैं आप लोगों को 5 CS क्रेडिट, जो यहाँ 3R प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट था, तो 5C प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट बताएंगे। धन्यवाद।